Hello everyone, welcome to Smart Study channel. So this is another lecture of our series of important modern history questions. जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम इम्पॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्रीज को कवर कर रहे हैं, ठीक है। ये उसका नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर्स आ गए हैं एंड दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस उसमें आते ही हैं और एक अच्छे अमाउंट में आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका चाहे यूपीएससी हो, स्टेट सिविल सर्विसेज हो, यूजीसी नेट हो, एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपके लिए ये सीरीज़ काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। तो इसको ज़रूर देखें। तो इसमें हम जो भी मॉडर्न हिस्ट्री के डिफरेंट टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको देख रहे हैं और साथ में हम एक्सप्लेनेशन भी कवर करते हैं क्वेश्चंस की, सो दैट आपकी रिवीजन हो जाए और आपको एडिशनल फैक्ट्स के बारे में पता लगे। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने पहले लास्ट 2 लेक्चर्स नहीं देखे तो आप वो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए अभी स्टेटमेंट में क्या है, आपको एक साइड पे आईएनसी सेशन दिया हुआ है एक कॉलम में एंड दूसरे कॉलम में प्रेसिडेंट पूछा हुआ है कि कौन सा प्रेसिडेंट है उस सेशन का। ऐसे देखिए क्वेश्चंस जब आप स्टेट लेवल सिविल सर्विसेज की बात करते हैं या फिर एसएससी ऐसे एग्ज़ाम्स की बात करते हैं, तो ऐसे एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। आपको इम्पॉर्टेंट जो कांग्रेस के सेशंस रहे हैं उनके प्रेसिडेंट्स जो हैं पता होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेशन है लखनऊ सेशन 1916, इनका प्रेसिडेंट दिया हुआ है रास बिहारी घोष। उसके बाद सेकंड है लाहौर सेशन 1929, जवाहरलाल नेहरू। थर्ड है सूरत सेशन 1907, दादा भाई नौरोजी। फोर्थ है त्रिपुरी सेशन 1939, एससी बोस, ठीक है। तो आपको बताना है विच ऑफ द अबव पेयर्स इज आर मैच्ड करेक्टली, कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है। आपका ऑप्शन है ए ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, बी ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड ओनली, सी सेकंड एंड फोर्थ ओनली, डी नन ऑफ द अबव। तो आप इसका आंसर कीजिए, मैं कुछ सेकंड्स वेट करती हूँ। तो होप सो आपने इसका आंसर अभी अटेम्प्ट कर लिया होगा क्वेश्चन को। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आंसर सी, दैट इज सेकंड एंड फोर्थ ओनली। लाहौर सेशन हमें सबको पता है 1929 में लाहौर सेशन जो हुआ था उसके प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंस जो ये सेशंस हैं, देखिए ये सारे सेशंस इम्पॉर्टेंट हैं। आप एक एक करके कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए इनका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए क्यों ये सेशंस इम्पॉर्टेंट थे। तो आपको बताना है लाहौर सेशन जो है 1929 का, वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे, तो ये ठीक हो जाता है हमारा। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन त्रिपुरी, फोर्थ स्टेटमेंट त्रिपुरी सेशन 1939, ये एससी बोस सुभाष चंद्र बोस ने हेड की थी, ये भी सही हो जाता है। बाकी के 2 ऑप्शंस जो हैं, 2 स्टेटमेंट्स जो हैं, लखनऊ सेशन 1916 ये गलत है, रास बिहारी घोष ने नहीं किया था, ठीक है। रास बिहारी घोष ने कौन सा किया था, सूरत स्प्लिट किया था 1907 का, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और आप ये बताएंगे अभी कमेंट सेक्शन में कि सूरत स्प्लिट क्यों हुआ था, ठीक है, उसका रीज़न क्या था, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड सूरत स्प्लिट ऑफ 1907, ठीक है, ये आप बताइएगा। उसके बाद जो लखनऊ सेशन 1916 था, इसके जो प्रेसिडेंट कौन थे वो देखिए यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हैं, ठीक है। लाहौर सेशन 1916 के प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार। तो ये जो टेबल है, ठीक है, मैं आपके साथ पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है जो भी इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, ठीक है। टेबल फॉर्म में हमने उसको प्रेजेंट किया है, कौन सा सेशन है, कौन से उसके प्रेसिडेंट हैं एंड इम्पॉर्टेंस क्या है उस सेशन की। फॉर एग्जांपल देखिए बॉम्बे सेशन 1885 क्या हुआ था, कांग्रेस का फर्स्ट सेशन था ये, ठीक है। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, WC बनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है ये, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेशन था आईएनसी का। तो सिमिलरली, ठीक है, आपको ये सारे सेशंस दिए हुए हैं, तो ये आप पीडीएफ में रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेशन में।
सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू स्वराज पार्टी। अब आपको स्वराज पार्टी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, वो आपको देखनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द सस्पेंशन ऑफ एनसीएम in 1922 was somewhere responsible for the formation of Swaraj Party. Second है, Swarajist led by Motilal Nehru, C.R. Das were in favor of pursuing constructive work to keep connection with masses in Indian national movement. Which of the above statements are not correct? देखिए यहाँ पे कैच है, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, नॉट करेक्ट। बच्चे क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में करेक्ट करके आंसर लगा देंगे, वो वही गलत हो जाता है, राइट। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट है कि जो एनसीएम नेशनल कॉपरेशन मूवमेंट जो विड्रॉ किया गया, उसका वो कहीं ना कहीं रीज़न बना था स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और सेकंड है, जो स्वराजिस्ट थे, ठीक है, लेड बाय मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, वो क्या करना चाहते थे, वो जो गांधी जी की पॉलिसी थी कंस्ट्रक्टिव वर्क की, उसको ही कंटिन्यू करना चाहते थे, ठीक है। तो आप बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताना है नॉट करेक्ट, कौन सी गलत है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए फर्स्ट ओनली, बी सेकेंड ओनली, सी बोथ, डी नन। तो आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, मैं कुछ सेकंड्स के लिए आपका वेट करती हूँ। तो चलिए हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेकंड ओनली। सिर्फ जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ठीक है। एनसीएम जो थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल थी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। देखिए अब क्या होता है, बेसिकली हम थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं यहाँ पे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आप बताइए क्यों सस्पेंड हुआ था, अचानक से सस्पेंड हुआ था। वाई इट गॉट सस्पेंडेड, ड्यू टू चोरी चोरा इंसिडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप सबको पता होना चाहिए। चोरी चोरा इंसिडेंट ऑफ 1922, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, पुलिसमैन जो थे उनको मार दिया गया था। जो मास था, बहुत ज़्यादा लोग वायलेंट हो गए थे, पुलिसमैन को मतलब किल कर दिया था, पुलिस स्टेशन को जैसे उड़ा दिया था। तो इस तरह से क्या हुआ था, एनसीएम बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया था और गांधी जी ने उसका सडन विड्रॉल जो है अनाउंस कर दिया था। जिस वजह से क्या हुआ था, जिस वजह से फ्रेंड्स जो है कुछ लोग सेटिस्फाइड नहीं थे गांधी जी के साथ, वो नहीं चाहते थे कि ये मूवमेंट अभी विड्रॉ हो। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ जो है मतलब लीडर्स कुछ और बात कर रहे थे, कुछ लीडर्स के डिफरेंट व्यू पॉइंट था, ठीक है। तो एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, जो कांग्रेस में लीडर्स थे, ठीक है, उनकी थिंकिंग के अंदर भी। तो कुछ जो लीडर्स थे वो गांधी जी के साथ ही जाना चाहते थे, गांधी जी को ही, जैसे गांधी जी क्या करते थे, कंस्ट्रक्टिव वर्क करते थे, विलेजेस में जाके उनके वेलफेयर की बात करनी, उनको अवेयर करना, ठीक है, खादी को प्रमोट करना, ये सारा क्या था, ये कंस्ट्रक्टिव वर्क था। तो गांधी जी इन चीज़ों को जो है प्रमोट करते थे। तो कुछ लोगों ने बोला कि कोई बात नहीं, ठीक है, जैसे कुछ लीडर्स थे, फॉर एग्जाम्पल राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने क्या बोला कि कोई बात नहीं, एनसीएम विड्रॉ हो गए, अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, अनलेस हम अंटिल हम नेक्स्ट कोई मूवमेंट लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो लीडर्स थे इनको नाम दिया गया नो चेंजर्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। इनको क्या नाम दिया गया, नो चेंजर्स। राजेंद्र प्रसाद, सी राजा गोपालाचारी, ठीक है, ये वही कंस्ट्रक्टिव वर्क वगैरह को कंटिन्यू करना चाहते थे, कोई चेंज नहीं चाहते थे, इसलिए इनको नेम दिया गया नो चेंजर्स का। बट कुछ लीडर्स, फॉर एग्जांपल मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, ठीक है, ये क्या चाहते थे, ये अब चाहते थे कि हम इस टाइम पे हम जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वगैरह हैं, ठीक है, इलेक्शंस होनी थी, तो इन्होंने सोचा हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और वहाँ जाके जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको वहाँ जाके हम उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उनकी जो फालतू के गलत पॉलिसीज हैं उनको हम जो है मतलब इम्प्लीमेंट ही नहीं होने देंगे, ठीक है, काउंसिल्स के अंदर से। बट ये था कि कुछ जो लीडर्स हैं नो चेंजर्स, वो इसके अगेंस्ट थे, ठीक है। तो तभी 1922 में गया सेशन होता है कांग्रेस का, वहाँ पे जो ये लीडर्स होते हैं, ठीक है, प्रो चेंजर्स, इनको क्या बोला गया, प्रो चेंजर्स, जो चेंज चाहते थे, ठीक है,
प्रो चेंजर्स। तो इनकी जो बात है उसको नहीं माना गया, इनकी बात को एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है। और इसलिए फाइनली 1923 में जनवरी 1 1923 में जो है स्वराज पार्टी फॉर्म होती है। तो स्वराज पार्टी का बेसिकली क्या था कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में पार्टिसिपेट करेंगे और जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, उनको जो है हम ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे ताकि वो गलत पॉलिसीज़ को पास ही ना कर पाए, उनको इतनी सपोर्ट ही नहीं मिलेगी, उनको हम अपोज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है स्वराज पार्टी बनती है, ठीक है। बट देखिए 1907 में आप सबको पता है स्प्लिट हुआ था, सूरत स्प्लिट हुआ था बहुत बुरी तरह मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट में, ठीक है, 1907 में हुआ। उसके बाद जाके 1916 में दोबारा से कांग्रेस यूनाइटेड हुई थी। तो उस स्प्लिट के बाद अब ऐसा हो गया था, वो दोबारा से कांग्रेस लीडर्स नहीं चाहते थे कि कुछ ऐसा स्प्लिट हो, तो एक कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। फिर विद इन द कांग्रेस पार्टी ही जो स्वराजिस्ट थे, ठीक है, जो मोतीलाल नेहरू, CR दास, इनके द्वारा जो ये पार्टी बनाई गई थी, इनको अलाउ किया गया कि ठीक है आप बाद में लेटर ऑन किया गया कि ठीक है आप इलेक्शंस जो हैं उनको कॉन्टेस्ट कीजिए बट विद इन कांग्रेस ही कीजिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनकी ये बात एक्सेप्ट की गई थी बाद में। तो ये स्वराज पार्टी जो है फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि उस टाइम पे देखिए एक तो जो है वैक्यूम क्रिएट हो गया था। अब चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद एकदम से NCM ख़त्म हो गया। अब ठीक है अगर आप वैक्यूम क्रिएट हो गया, अब कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा, तो लोग जो पहले इतने मासेस जोश में आने लगे थे, ठीक है, मासेस का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा था, बट अब वो कहीं ना कहीं जो है मतलब वो थमसा गया था, राइट, ठीक है। उनको अब फिर से वही कि तुम्हें अगर हम देखिए NCM के बाद मेन मूवमेंट कब आता है, CDM, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो इतने सालों बाद अगर वो आ रहा है तो तब क्या हो जाना था कि दोबारा तुम मासेस को प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, स्टार्टिंग से। बट यहाँ पे इस चीज़ ने वो स्वराज पार्टी की ये जो इनका मेथड था, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वाला, तो इसने वो चीज़ को अवॉइड करवाया, ठीक है। इसने मासेस को कंटिन्यू रखा कि हाँ हमारी जो ब्रिटिश एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल है वो चलती रहे, ठीक है, एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट नहीं हो, ठीक है, नहीं तो फिर वो है कि लोग फिर से वही स्क्वायर वन पे आ जाएंगे, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए स्वराज पार्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इनकी आप देखेंगे इनको बहुत अच्छी खासे नंबर में सीट्स जो हैं इन्होंने जीती थी, ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में, सेंट्रल लेजिस्लेचर में, तो बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर्स पे इनको जो है जीत हासिल हुई थी स्वराज पार्टी को। विट्ठल भाई पटेल जैसे हैं इनको स्पीकर बनाया गया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का 1925 में, ठीक है। और ये क्या करते थे, ये जो भी बेकार जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ होती थी इंडियंस के खिलाफ उनको अपोज करते थे, उनको पास ही नहीं होने देते थे। तो देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में रह के ये ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहे थे, ठीक है, उनकी गलत पॉलिसीज़ को पास नहीं होने दे रहे थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल आती है पब्लिक सेफ्टी बिल की। 1928 में जो ये बिल है वो ब्रिटिशर्स ने निकाला था कि हम जो भी नॉन इंडियंस हैं, ठीक है, इंडियंस नहीं हैं बट इंडियंस की हेल्प कर रहे हैं उनकी स्ट्रगल में, ठीक है, उनको यहाँ से एक्सपेल कर देंगे इंडिया से। बट इन्होंने जो है ये बिल पास नहीं होने दिया था, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने बहुत ऐसे मेजर्स ली थी जिनसे जो है इंडियंस का वेलफेयर हो, ठीक है, और ब्रिटिशर्स जो हैं वो गलत पॉलिसीज़ को पास नहीं कर पाए, इसलिए स्वराज पार्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्टी प्रूव होती है, ठीक है। तो चलिए हमने ये क्वेश्चन देखा अच्छे से, इसका फिर आंसर कौन सा था, आंसर बी, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मोतीलाल नेहरू, CR दास ये जो है कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं बल्कि ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को जो है फेवर कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ठीक है। एक साइड पे आपको कुछ न्यूज़पेपर्स या आर्टिकल्स दिए हुए हैं, ठीक है। सेकंड लिस्ट में आपको लीडर्स दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच है यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट आपका है संबद्ध कौमुदी, ये राजा राम मोहन रॉय का था। सेकंड रस्त गुफ्तार, दादा भाई नारोजी। थर्ड फ्री हिंदुस्तान, जवाहरलाल नेहरू। फोर्थ नेशनल हेराल्ड बाय तारकनाथ दास, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सी जो है इनमें से करेक्ट है कोड, ठीक है। तो फर्स्ट आपका ए ऑप्शन आता है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, बी ऑप्शन आता है सेकंड एंड थर्ड ओनली, सी आता है फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली, डी आता है सेकंड एंड फोर्थ ओनली, ठीक है। तो आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, मैं आपका वेट करती हूँ।
आई होप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, ए ऑप्शन, ठीक है। संबद्ध कौमुदी जो था वो राजा राम मोहन रॉय का था, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। रस्त गिरफ्तार बाय दादा बाई नरोजी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे ये दोनों, फ्री हिंदुस्तान ये था तारकनाथ दास का, ठीक है, और नेशनल हेराल्ड था जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है। देखिए आपको ये न्यूज़पेपर्स इंपॉर्टेंट जर्नल्स वगैरह, ठीक है, किसकी हैं ये आपको थोड़ा सा इनका भी आइडिया होना चाहिए। ये स्टेट सिविल सर्विसेज हो, एसएससी हो, यूजीसी नेट हो, इनमें तो ऐसे डायरेक्टली पूछते हैं, ठीक है। और यूपीएससी में भी कई बार स्टेटमेंट्स की फॉर्म में आ जाता है, तो आपको इनका भी अच्छा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में कवर करते हैं। राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय की अगर बात करें, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी इनको बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया है, जिनने भी देखे आपको मीन्स रिवाइज हो रहा होगा अभी, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय जो थे सती के अगेंस्ट थे, राइट, ठीक है। वो सती को अपोज करते थे, उन्होंने सती के अगेंस्ट जो है बिल भी पास करवाया था, ठीक है। एंड फिर उसके बाद वो मोनोथिज्म में बिलीव करते थे। तो इनका जो न्यूज़पेपर था संबद्ध कौमुदी, ये एक बंगाली न्यूज़पेपर था, इसमें इन्होंने वही सती के अगेंस्ट बातें की थी, ठीक है। और इन्होंने बोला था अगर हिंदुइज्म की और भी जो ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, जो कोई दक्यानुसी बातें हैं हिंदुइज्म में, उसको हम जो है इम्प्रूव करें, ठीक है। ये हमने बहुत डिटेल में कवर किया है राजा राम मोहन रॉय का लास्ट लेक्चर्स में, ठीक है। फिर उसके बाद मोनोथिज्म में बिलीव करते थे, ठीक है। अभी जैसे ये नहीं कि बहुत सारे देवी देवताओं में, ऐसा नहीं था, इनका क्या था कि भगवान एक है। तो इस आइडिया को प्रोपोगेट करते हुए इन्होंने लिखा था गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। तो आपको पता होना चाहिए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट भी किसका है, राजा राम मोहन रॉय का, ठीक है। उसके बाद एक इन्होंने पर्शियन न्यूज़पेपर भी लिखा था मीरत उल अकबर, ठीक है, 1822 में। तो ये कुछ न्यूज़पेपर्स हैं इंपॉर्टेंट राजा राम मोहन रॉय के, आपको इनका आइडिया होना चाहिए। उसके बाद आते हैं दादा भाई नौरोजी के लिए, ठीक है। दादा भाई नौरोजी बहुत फेमस है फ्रेंड्स, किसके लिए आप सबको पता होगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के लिए, ठीक है। उन्होंने एक वर्क लिखा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात की थी कि कैसे हमारा जो इंडिया का धन है वो ब्रिटिशर्स जो हैं अपनी उधर लेके जा रहे हैं, राइट, यहाँ से ड्रेन कर रहे हैं पूरी वेल्थ को। उन्होंने बताया कैसे जो ब्रिटेन है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है इंडिया की डिफरेंट क्लासेस को, ठीक है। हमारे पीजेंट्स, हमारे आर्टिसन सब जो है वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं ब्रिटिशर्स की जो इंपेरियलिस्ट पॉलिसीज थी उनके कारण, ठीक है। तो ये बताया था उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, ठीक है। तो ये किसकी बुक हो गई, दादा भाई नौरोजी की। तो इसी पे आपको इसी के रिलेटेड एक आरसी दत्त की बुक थी, ठीक है, आपको उसका भी नाम बताना है, कौन सी बुक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट इनका एक जो वर्क है इम्पॉर्टेंट वो है रश्त गिरफ्तार, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रुथ टेलर। ये एक गुजराती न्यूज़पेपर था और बेसिकली पारसी सोशल रिफॉर्म्स के लिए था, ठीक है। पारसीज के लिए क्या सोशल रिफॉर्म्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए इन्होंने ये लिखा था रश्त गिरफ्तार, ठीक है, जिसका मतलब था ट्रुथ टेलर। तो ये किसका है, दादा भाई नौरोजी का, ओके। देन थर्ड आते हैं तारकनाथ दास। तारकनाथ दास जो हैं इन्होंने एक मंथली मैगजीन स्टार्ट की थी जिसका नाम था फ्री हिंदुस्तान, ठीक है। उसमें वही था कि ब्रिटिशर्स की जो गलत पॉलिसीज़ थी उनके अगेंस्ट इन्होंने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और इन्होंने लोगों में जो है अवेयरनेस क्रिएट की, उनको इंकरेज करा कि हाँ तुम जो है ब्रिटिशर्स को फाइट करो उनकी जो गलत पॉलिसीज़ हैं उनके अगेंस्ट, ठीक है। तो हमने देखा ये थर्ड ऑप्शन हमारा सही नहीं होता, राइट। जो फ्री हिंदुस्तान है वो जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, तारकनाथ दास ने लिखी है। उसके बाद आते हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के भी कई इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, फॉर एग्जांपल नेशनल हेराल्ड एक इनका न्यूज़पेपर था 1938 में, ठीक है। तो इसमें जैसे देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी अब हम देख रहे हैं जैसे स्वराजिस्ट भी हुए, अलग अलग लीडर्स की अलग अलग थिंकिंग थी, राइट। अब लेटर ऑन जब जवाहरलाल नेहरू आ गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, इनकी आइडियोलॉजी गांधी जी से मैच नहीं करती थी और कुछ थे जो गांधी जी को ही फॉलो करते थे। तो कहीं ना कहीं अलग अलग आइडियोलॉजी विद इन द कांग्रेस भी प्रेजेंट थी। तो अगर हम लिबरल आइडियोलॉजी की बात करें उसको सपोर्ट करते हुए, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने ये न्यूज़पेपर निकाला था नेशनल हेराल्ड, ठीक है। और बाद में भी ये इंडिपेंडेंस के बाद भी जो है कांग्रेस वगैरह का जो मेन चीज़ें थी वो इसी न्यूज़पेपर में होती थी, उनका माउथ पीस बन गया था। कांग्रेस के कोई भी इंपॉर्टेंट वर्क्स थे वो नेशनल हेराल्ड में ही बताए जाते थे, ठीक है।
उसके बाद इनके कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्क्स भी रहे हैं, फॉर एग्जांपल द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसके बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। उसके बाद है टूवर्ड्स फ्रीडम, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। उसके बाद ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सारे इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। फ्रेंड्स ये आप अपने कई नोट्स बनाएं, ठीक है, उसमें ये लिखते रहें, ठीक है। अभी आप पीडीएफ भी इसकी जो है ग्रुप से हमारे डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये सब इनका नोट्स में अपने इंक्लूड करें, इनको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये सारे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, कुछ हमने इंपॉर्टेंट वर्क्स जो है फेमस लीडर्स के डिस्कस किए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट, ठीक है। आपको बताना है जो यूरोपियन पावर्स आई हैं असेंडिंग ऑर्डर में, कौन सबसे पहले, कौन से जो सबसे पहले आया उसको टिल द एंड आपको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। फर्स्ट फ्रेंच, सेकंड पोर्टुगीज, थर्ड डच, फोर्थ इंग्लिश, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा ऑर्डर करेक्ट है। आपका ए ऑप्शन है सेकंड, फोर्थ, थर्ड, वन, बी सेकंड, थर्ड, फोर, वन, सी थर्ड, सेकंड, फोर, वन, डी सेकंड, फर्स्ट, फोर, थर्ड। तो आप इसको अटेम्प्ट कीजिए। तो चलिए, आई होप आप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसका आंसर हम देखते हैं क्या है। इसका आंसर, करेक्ट आंसर है आंसर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। दैट इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। सबसे पहले आए पोर्टुगीज, देन डच, देन इंग्लिश, और उसके बाद एंड में फ्रेंच, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपको माइंड में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आइए एक बार हम थोड़ा सा इन पावर्स, जो यूरोपियन पावर्स आई हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कौन कौन से फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले आइए पोर्टुगीज़, सबसे पहले कौन आते हैं, पोर्टुगीज़। तो पोर्टुगीज़ आपको सबको मालूम है कौन कब आए थे सबसे पहले इंडिया में। वास्को डी गामा आए थे इंडिया में 1498 में, राइट, ठीक है। डायरेक्ट उन्होंने सी रूट फाइंड किया था इंडिया को। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, कि जब वो कटक में आए सबसे पहले, उसको कौन से रूलर ने वेलकम किया था। आपको डायरेक्टली नेम पूछ लिया जाता है, तो किसने किया था, जैमोरिन ने, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये इंडिया में आए कटक में, ठीक है, जैमोरिन ने इसको वेलकम किया वास्को डी गामा को। फिर इन्होंने कैनौर पे जो है एक ट्रेडिंग फैक्ट्री लगाई। उसके बाद 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आए, ठीक है, ये फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर बने इंडिया में। और इनकी एक फेमस पॉलिसी थी, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। मेनली क्या था ब्लू वाटर पॉलिसी, आपको नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है। ब्लू वाटर मीन्स इंडियन ओशियन पे कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये पॉलिसी किसकी थी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की, ये भी आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद रियल फाउंडर जो बोलते हैं पोर्टुगीज पावर का इंडिया में, ठीक है, वो किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है अल्फोंसो डी अल्बुकरे। ये जो इसके बाद अल्मेडा के बाद आए थे, ठीक है, 1509 में पोर्टुगीज गवर्नर की पोस्ट पे, ठीक है। तो इनको रियल फाउंडर बोला गया, और इन्होंने अलग अलग प्लेसेस को जो है कैप्चर किया, फॉर एग्जांपल गोवा, ठीक है। और बाय द एंड ऑफ 16th सेंचुरी आप देखेंगे अलग अलग जगह पे जो है पोर्टुगीज के सेंटर्स बन गए थे, फॉर एग्जांपल कैनौर, कटक, कोचीन, गोवा, ठीक है, दमन एंड दीव, ये सारे इंपॉर्टेंट सेंटर्स बन जाते हैं पोर्टुगीज के, ठीक है। तो ये हमने पोर्टुगीज के बारे में देखे कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं डच, ठीक है। डच इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अगर वैसे आप देखेंगे, बट हाँ हम थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी जो ये 1602 में आए थे, और इनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री थी वो थी मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में 1605 पे, ठीक है। फिर बाकी और भी जगह पुलिकट, सूरत, ठीक है, कारिकाल, इधर अलग अलग जगहों पे भी इनकी जो है फैक्ट्रीज बनी, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंग्लिश, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए आपको ये माइंड में रखना है, जो फैक्ट्री पहले बनी थी वो बनी थी इंग्लिश की 1600 में, बट इंडिया में कौन पहले आ जाता है, इंडिया में डच आते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से मतलब ये ऑर्डर का चेंज हो जाता है यहाँ पे, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, कि पोर्टुगीज जो थे वो 1602 में आए थे, राइट, बट जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1600 में उसको चार्टर मिल गया था क्वीन से, तो बट वो इंडिया में बाद में आते हैं, ठीक है, इंडिया में वो 1609 में आते हैं, ठीक है। तो 1609 में बेसिकली कैप्टन हॉकिंस आते हैं कौन से मुगल एम्परर के पास, जहांगीर के पास। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बार पूछा गया है कि कौन से मुगल एम्परर के कोर्ट में कैप्टन हॉकिंस आए, जहांगीर के, ठीक है। और उन्होंने ट्रेड की बात की कि हाँ ट्रेड हमें यहाँ पे करने दो, बट उनको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद इनकी जो 1613 में इनकी फर्स्ट फैक्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश होती है सूरत में, ठीक है। उसके बाद मसूलीपट्टनम में, ठीक है। फिर फाइनली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनको गोल्डन फरमान मिल जाता है फ्रॉम द सुल्तान ऑफ गोलकंडा, ठीक है, जिन्होंने बोला कि हाँ तुम आराम से यहाँ पे ट्रेड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन कई बार, कि किससे इनको जो है ब्रिटिशर्स थे, इनको किनसे गोल्डन फरमान मिलता है, सुल्तान ऑफ गोलकंडा से, ठीक है। उसके बाद 1662 में इनको जो है बॉम्बे मिल जाता है डॉरी में फ्रॉम द पोर्टुगीज, ठीक है। पोर्टुगीज जो है उनकी प्रिंसेस इनके मतलब प्रिंस के साथ मैरी करती है और डॉरी में जो है इनको बॉम्बे मिल जाता है। उसके बाद 1717 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मुगल एम्परर हुए फारूक सियार, ठीक है। बहुत बड़ी गलती की थी यहाँ पे फारूक सियार ने, इनको फरमान दे दिया था, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड बनने लगता है ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया पे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, किस मुगल एम्परर ने इनको फरमान दिया था, फारूक सियार ने। उसके बाद बहुत ज़्यादा ट्रेड में कॉन्सेशंस मिल गए थे, इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड होने लगता है, और बाद में तो आपको पता ही है, ठीक है, ट्रेडिंग कंपनी से कब इनका रूल हो गया प्रॉपर इंडिया पे, तो वो तो आपको सबको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा ही है हमने, राइट। तो उसके बाद आते हैं डेन्स, ठीक है। डेन्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये 1616 में आए थे, आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। और इनकी जो फैक्ट्री बनी वो 1620 में बनी, ठीक है। उसके बाद आते हैं फ्रेंच सबसे बाद में आए थे इंडिया में 1664 में, ठीक है। और इनकी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ बनी थी, सूरत में, ओके। तो इस तरह से ये ऑर्डर है यूरोपियन पावर्स का, तो इसको भी आप माइंड में रखिए, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट। देखिए यहाँ पे भी नॉट करेक्ट है। फर्स्ट आपकी स्टेटमेंट है बाई कैमरलिज्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1919। सेकेंड स्टेटमेंट है डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंटर मेकिंग फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस एज रिजर्व्ड, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था 1919 में फॉर द फर्स्ट टाइम। सेकंड बोल रहे हैं कि जो डायरकी थी वो इंट्रोड्यूस की, जिससे जो है सेंटर पे इंट्रोड्यूस हुई थी, और फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस जो है रिजर्व सब्जेक्ट्स बन गए थे 1919 के एक्ट पे। थर्ड स्टेटमेंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोड टुक प्लेस अंडर द एक्ट ऑफ 1935। सिलेक्ट द आंसर यूजिंग फॉलोइंग कोड। ए आपका आता है फर्स्ट ओनली, बी आता है सेकंड ओनली, सी सेकंड एंड थर्ड ओनली, डी आता है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, ठीक है। तो आपको इसमें नॉट करेक्ट की बात करनी है, ओके। तो चलिए फिर आप आंसर कीजिए, मैं कुछ सेकंड वेट करती हूँ। तो चलिए फिर हम देखते हैं इसका आंसर आपको जो सही हो जाता है, ठीक है, वो है आंसर बी सेकंड ओनली। तो देखिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, सेकंड क्यों गलत है, क्योंकि इसमें आपको देखिए एक ही कैच है, इसमें ये सही था कि फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस जो है रिजर्व सब्जेक्ट्स बने थे, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंटर, ये गलत आ जाता है। कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी, प्रोविंसेस में, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। 1919 में प्रोविंसेस पे इंट्रोड्यूस हुई थी, उसके बाद 1935 में जो है सेंटर पे इंट्रोड्यूस की थी, प्रोविंसेस में रिमूव कर दी थी, प्रोविंसेस को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी थी, ठीक है। तो पहले कहाँ पे हुई थी, प्रोविंसेस में, पीसी आपको याद रखना है, पहले प्रोविंसेस में, आफ्टर दैट एट सेंटर, ओके।
तो इसलिए आपका जो सेकंड है स्टेटमेंट वो गलत हो जाता है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपकी। फर्स्ट जो बाइकैमरलिज्म था वो 1919 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ, और जो हमारा फेडरल कोर्ट जिसके अंडर अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट भी है हमारा, ठीक है, वो कौन से एक्ट के अंडर इस्टेब्लिश हुआ था, 1935 के लिए, ठीक है। तो ये प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंट एक्ट्स की, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं 1919 के एक्ट को, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। इसको देखिए, सबसे पहले इसको मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोला गया है, ठीक है। गवर्नर जो वाइस रॉय थे उनके नाम पे, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के नाम पे, ठीक है। तो इसमें डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया। अब डायरकी बेसिकली क्या था, ये सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। देखिए, इसमें दो तरह के सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करे थे, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, ठीक है, एक रिजर्व सब्जेक्ट्स। तो रिजर्व सब्जेक्ट्स जो थे वो कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते थे, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अभी आज भी हमारे सेंटर के पास रहते हैं, डिफेंस हो गया, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स हो गया। तो ये जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे ये रिजर्व करे गवर्नर ने अपने पास, ठीक है, कि जो भी डिसीजंस लूँगा मैं लूँगा और मेरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेगी इस पर। बट जो ट्रांसफर थे, कुछ जो सब्जेक्ट्स थे उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास, कि हाँ गवर्नर और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो लोगों के द्वारा इलेक्ट की जाती थी, तो उनको बोला कि चलो अभी आप देख लीजिए। बट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स तो ठीक है वो पता ही है रिजर्व रखे जाएंगे। तो इस तरह से जो है डिवीज़न हुई थी ट्रांसफर एंड रिजर्व सब्जेक्ट में, इसी को हम जो बोलते हैं डायरकी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इवन यूपीएससी में भी पूछा गया कि डायरकी क्या थी, ठीक है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए इसका। उसके बाद बाइकैमरलिज्म, ठीक है, हमने देखा कि 1919 में हुआ इंट्रोड्यूस। डायरेक्ट इलेक्शन सबसे पहले जो है 1919 में इंट्रोड्यूस हुई थी। इससे पहले क्या था, अभी जैसे अभी भी हमारे बाइकैमरलिज्म है, सेंटर पे राज्यसभा है, लोकसभा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये चीज़ कब स्टार्ट हुई थी, 1919 में, ठीक है। तो पहले सिर्फ जो है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल होता था, उसको रिप्लेस करके काउंसिल ऑफ स्टेट, फॉर एग्जांपल राज्यसभा, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे हमारी लोकसभा, इस तरह से यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। उसके बाद कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज कर दी थी 1909 में, आप सबको पता है कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन दी गई थी, राइट। उसको जो है अभी सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था ना, तो उसको अभी जो एक्सटेंड किया गया सिक्स के पास, ठीक है, उनको भी दे दिया गया, क्रिश्चियंस को भी दिया गया। तो ये सब चीज़ें 1919 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो है सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे, इनको भी सेपरेट कर दिया गया था, ठीक है। तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे 1919 के एक्ट की। उसके बाद आता है 1935 का एक्ट। इसके अंडर जैसे हमें पता है सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया। फिर उसके बाद जो है प्रोविंसेस में भी बाइकैमरलिज्म जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 6 प्रोविंसेस में, ठीक है। कौन कौन सी प्रोविंसेस थी, नेम्स आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। उसके बाद डायरकी अभी हमने बात की थी कि यहाँ पे सेंटर में इंट्रोड्यूस की गई थी और प्रोविंसेस से जो है डायरकी को ख़त्म किया गया, वहाँ पे ऑटोनॉमी दे दी गई थी अभी, ठीक है। और यहाँ पे एक और अटेम्प्ट किया गया था कि हाँ हम ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे जिसमें प्रोविंसेस भी होंगी, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स भी होंगी और उनके अमंग जो है पावर्स डिवाइड होंगी, ठीक है, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट। फॉर एग्जांपल अभी आज आप देखेंगे हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है शेड्यूल 7, ठीक है, उसमें 3 लिस्ट्स हैं, राइट। स्टेट की अलग लिस्ट है, सेंटर की अलग है, कॉन्करेंट है कि कौन से सब्जेक्ट्स पे कौन से गवर्नमेंट लॉज बनाएगी, है ना। तो इस तरह से जो है ये ट्राई 1935 के एक्ट में भी किया गया था, बट ये प्रोविज़न पास नहीं हो पाया बिकॉज प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो अग्री नहीं करती, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थी 1935 के एक्ट की, ठीक है। तो ये हमने अच्छे से एक्ट्स अभी कवर किए 1919 का एंड 1935 का। बाकी आप अभी स्कोर जो है आप अपना कमेंट सेक्शन में बताएं कितना स्कोर आया आउट ऑफ 5 आपका। एंड अगर देखिए स्कोर अच्छा है तो वेरी गुड, ठीक है, कीप इट अप, अच्छे से और आप पढ़ाई कीजिए। एंड अगर कम भी आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। जैसे जैसे आप रिवाइज़ करेंगे आपके माइंड में ये फैक्ट्स जो हैं लाइक वो सेट होते रहेंगे, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिवाइज़ कीजिए, अपना जो हार्डवर्क है उसको कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, फ्री पीडीएफ अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।